क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी प्रतिभा और इंटेलिजेंस एक फिक्स पॉइंट पर ही क्यों रुक जाती हैं? या क्या आप भी मानते हैं कि हमेशा बेहतर बनने की गुंजाइश रहती है? कैरोल ड्वेक अपनी बुक माइंडसेट में इसी कॉन्सेप्ट को गहराई से एक्सप्लोर करती हैं और हमें इन सभी प्रश्नों से जुड़े सटीक जवाब देती है। उनकी यह इंस्पिरेशनल बुक जो हमें बताती है कि हमारी थिंकिंग हमारी सक्सेस पर किस तरह एक पावरफुल इम्पैक्ट डालती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, तो शायद आप उसे सीखने में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपकी एबिलिटीज ग्रो हो सकती हैं, तो आप चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होंगे। ड्वेक कहती हैं, द व्यू यू अडॉप्ट फॉर योर सेल्फ प्रोफाउंडली अफेक्ट द वे यू लीव योर लाइफ। यानी आप अपने बारे में जो बिलीव रखते हैं, वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी के लिए रिलेवेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या सिर्फ एक व्यक्ति जो बेहतर बनना चाहता है। इस बुक को हम चैप्टर वाइज समराइज करेंगे और इस ऑडियो बुक के अंत तक आपको माइंडसेट की सुपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इससे पहले कि आप माइंडसेट में कहीं खो जाएं, फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल द बुक बीकन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। कैरल ट्वेक हमें दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट्स की दुनिया में ले जाती। एक तरफ है फिक्स माइंडसेट और दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग एक ऐसी सोच के साथ जीते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनकी क्षमताएं, उनका टैलेंट और उनके लिटिल फील्स सब कुछ जन्म से ही फिक्स है। मानो किसी ने उनके अंदर एक लिमिट सेट कर दी हो जिसे वे कभी पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग चैलेंज से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे फेल हुए तो दुनिया के सामने यह साबित हो जाएगा कि वे कम इंटेलिजेंट है और इससे उनके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचेगी। वे चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं और कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर किसी को मैथ मुश्किल लगती है, तो फिक्स माइंडसेट वाला इंसान कहेगा, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं, और उसे छोड़ देगा, यह सोचकर कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह मैथ के लिए बना ही नहीं। इसी तरह इस माइंडसेट वाले लोग वे अपनी कैपेबिलिटीज को एक बाउंड्री में कैद कर लेते हैं, जिससे उनके ग्रोथ के रास्ते बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं। वे मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज को कड़ी मेहनत, लगन और लगातार सीखने की इच्छा से इम्प्रूव किया जा सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर एक चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। तो वे चैलेंजेस को गले लगाते हैं। उन्हें डर नहीं लगता कि वे फेल होंगे, बल्कि वे इसे एक सीढ़ी की तरह देखते हैं जिसे चढ़कर वे सफलता के शिखर को छू सकते हैं। वे फेलियर से सीखते हैं, यह जानते हुए कि हर गलती उन्हें कुछ नया सिखाती है और उन्हें और बेहतर बनाती। उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान को मैथ मुश्किल लगती है, तो वह कहेगा, मैं अभी मैथ में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस करके और सीख कर इम्प्रूव कर सकता हूँ, और हर कोशिश में वह एक नई चीज सीखेगा। इस माइंडसेट के साथ वे अपने आप को और अपनी क्षमताओं को लगातार डेवलप करते रहते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। वे हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी मन की सीमा को लगातार तोड़ते हुए। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट। चैप्टर 2 में कैरल ड्वेक हमें एक ऐसे संसार में ले जाती हैं जहां हमारे विचार, हमारी धारणाएं और हमारे विश्वास ही हमारी वास्तविकताओं का निर्माण करते हैं। वह बताती हैं कि किस तरह से हमारे माइंडसेट्स, फिक्स्ड और ग्रोथ हमारे बिहेवियर को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग, जैसे कि कोई प्रतिभाशाली आर्टिस्ट जो कभी भी अपनी टेक्निक में बदलाव नहीं करता, अक्सर कंपटीशन से डरता है। उन्हें सफलता दूसरों को नीचे गिराकर मिलती हुई प्रतीत होती है, महसूस होती है, और वे लगातार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, यह देखने के लिए कि कौन बेहतर है। वे प्रेजेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मानो या उनकी बर्थ का एक बहुत ही अच्छा पैमाना हो, और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके इंटेलिजेंस या एबिलिटी पर एक अटैक। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो एक टेस्ट में कम अंक प्राप्त करने पर निराश हो जाता है और सोचता है कि मैं तो गणित में अच्छा नहीं हो सकता, यह फिक्स माइंडसेट का एक सटीक उदाहरण है।
इससे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वे अपने अंदर की संभावना को सीमित कर देते हैं। अंदर विकास की संभावना को सीमित करने पर नए चैलेंजेस से दूर भागते हैं और अपने कंफर्ट जोन में बंधे रहते हैं। इसके दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एक बिल्कुल अलग दुनिया में जीते हैं। वे दूसरों की सक्सेस से प्रेरित होते हैं, ना कि परेशान। वे फीडबैक को एक गिफ्ट के रूप में देखते हैं। वे एक ऐसा अवसर जिसमें वे बेहतर हो सकते हैं, ना कि जजमेंट के रूप में। वे लगातार इंप्रूवमेंट करने पर फोकस करते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस समय के साथ डेवलप हो सकती हैं। जैसे एक एथलीट जो ट्रेनिंग के दौरान अपनी कमियों को पहचानता है और उन पर काम करता है, ग्रोथ माइंडसेट को प्रतीत है ग्रोथ माइंडसेट को प्रकाशित करता है। एक स्टूडेंट जो एक कठिन प्रॉब्लम से जूझता है, हार नहीं मानता और लगातार कोशिश करता है, ग्रोथ माइंडसेट को दर्शाता है। इस माइंडसेट को अपनाने से व्यक्ति नए चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, फेलियर्स को लर्निंग का हिस्सा मानता है और अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करता है। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एम्पावर्ड करता है, और यह इस बात की पुष्टि करता है कि सफलता सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट, यानी क्षमता और उपलब्धि का सच। इस चैप्टर में लेखिका हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझाती है। वो कहती हैं कि एक फिक्स माइंडसेट कैसे लोगों को उनकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। एक स्टूडेंट जो सोचता है वो ना तो सिर्फ स्मार्ट है, ना ही डम, वो इन दोनों के बीच का है। ऐसे लोग सिर्फ अपने रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि एग्जाम मार्क्स, ग्रेड्स और लर्निंग प्रोसेस को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस और एबिलिटी डम से ही फिक्स है और इसे बदला नहीं जा सकता। वे चैलेंजेस से डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। वे मिस्टेक्स को अपनी कमी मानते हैं और इनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर नहीं देखते। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो इंग्लिश में अच्छा नहीं है, वह मान सकता है कि वह इंग्लिश में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और इस वजह से वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। इस तरीके का माइंडसेट हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी ग्रोथ को सीमित कर देता है। इसके बिल्कुल विपरीत, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सफलता सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में नहीं बल्कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लगातार इंप्रूवमेंट से मिलती है। वे चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि चैलेंजेस ही उन्हें और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। वे मिस्टेक्स को सीखने का एक मौका मानते हैं और हर गलती से कुछ नया सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो एक नया स्किल सीख रहा है, वो पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हार नहीं मानेगा बल्कि बार बार कोशिश करेगा और अपने मिस्टेक्स से सीखेगा। वह समझेगा कि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। यह माइंडसेट हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। ग्रोथ माइंडसेट का सार यही है कि हम कभी भी सीखते रहना छोड़ नहीं सकते हैं। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। स्पोर्ट्स के इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में खिलाड़ी मैदान पर जो कुछ भी दिखाता है उसके पीछे एक इनविजिबल पावर काम करती है, और ये पावर कुछ और नहीं है, ये है उनका माइंडसेट। माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे माइंडसेट एक क्रूशल फैक्टर है जो जीत और हार के बीच अंतर पैदा करता है। फिक्स माइंडसेट वाले एथलीट्स जिन्हें यह विश्वास होता है कि उनकी एबिलिटीज जन्मजात है और उन्हें बदला नहीं जा सकता, जब उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो वे डिस्करेज हो जाते हैं। वे अपनी गलतियों को अपनी कमियों के रूप में देखते हैं और हारने पर आसानी से हिम्मत हार बैठते हैं। उदाहरण के लिए, एक बास्केटबॉल प्लेयर जो यह मानता है कि वह शूटिंग में नेचुरल टैलेंटेड है, अगर कुछ गेम्स बुरी तरीके से खेलता है तो वह निराश हो सकता है और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश छोड़ सकता है। इसके विपरीत, ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी तो यह मानता है कि स्किल्स को एफर्ट और डिसिप्लिन से डेवलप किया जा सकता है, हर चुनौती को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और हर सेटबैक को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में अपनाता है और लगातार इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रेरित रहता है। यह सोच एक ऐसे एथलीट को जन्म देती है जो हार को अंत नहीं बल्कि एक रास्ते का एक हिस्सा मानता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले प्लेयर्स हर हार से कुछ नया सीखते हैं और अपनी कमजोरियों को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं। वे हर अपोनेंट को एक नए चैलेंज की
तरह देखते हैं जिससे उन्हें बेहतर बनने का मौका मिलता है। वे मानते हैं कि सफलता उनकी एबिलिटीज पर ही निर्भर नहीं, बल्कि उनके एफर्ट्स, रेजिलियंस और पर्यावरण पर भी निर्भर करती है। एक मैराथन रनर जो यह मानता है कि एंड्योरेंस को ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव किया जा सकता है, हर दौर में अपनी लिमिट को पुश करता है और हार को एक स्टेप फॉरवर्ड के रूप में देखता है। वह हर दौड़ के बाद अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अगली दौड़ के लिए और भी ज्यादा मेहनत करता है। इस तरह माइंडसेट उन्हें न केवल एक बेहतर एथलीट बनाता है, बल्कि एक मजबूत इंसान भी बनाता है। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, ग्रोथ माइंडसेट हमें अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमाइज करने और अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए चाहे स्पोर्ट्स हो या हमारी लाइफ, माइंडसेट ही चैंपियन बनने का रास्ता तय करता है। चैप्टर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। इस चैप्टर में ड्वेक हमें बताती हैं कि कैसे एक संगठन के भीतर लीडर्स का माइंडसेट व्यवसाय की सफलता या असफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिक्स माइंडसेट वाले लीडर्स जो अक्सर दूसरों की एबिलिटीज को सीमित समझते हैं, अपने कर्मचारियों को उनके कार्यों में अधिक स्वतंत्रता नहीं देते। यह दृष्टिकोण अक्सर नकारात्मक परिणाम पैदा करता है, जहां इनोवेशन और क्रिएटिविटी का अभाव होता है। इसके विपरीत जब लीडर्स एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो वे अपने कर्मचारियों की क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने कौशल में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह न केवल कर्मचारियों की प्रेरणा को बढ़ाता है, बल्कि एक ऐसा माहौल भी बनाता है जहां लोग अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स फीडबैक को एक मूल्यवान साधन के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उनके व्यवसाय को और अधिक सफल बनाने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि एक टीम का प्रोजेक्ट सही दिशा में नहीं जा रहा, तो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर अपनी टीम के सदस्यों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस प्रक्रिया में एक खुले संवाद को बढ़ावा देगा। इस तरह की स्थिति में न केवल समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, बल्कि टीम की एकता और सहयोग को बढ़ाती है। ऐसे लीडर्स अपने कर्मचारियों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे एक सकारात्मक कार्यस्थल का निर्माण होता है, जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित होता है। ड्वेक का शोध यह भी दर्शाता है कि लीडरशिप में माइंडसेट केवल कर्मचारियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह स्वयं लीडर्स के लिए भी उतना ही आवश्यक है। जब एक लीडर अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है और अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करता है, तो वह अपने साथियों और कर्मचारियों को भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह स्वीकृत और ह्यूमिलिटी एक संगठन में एक स्वस्थ कार्य संस्कृति का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए, यदि एक नेता एक गलत निर्णय लेता है, तो वह उसे स्वीकार करके न केवल अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखता है, बल्कि टीम को यह संदेश देता है कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। इस तरह एक लीडर का ग्रोथ माइंडसेट टीम के अन्य सदस्यों को भी उनके विकास में मदद करता है। लीडरशिप का यह ग्रोथ माइंडसेट न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह संगठन के समग्र प्रदर्शन में भी योगदान देता है। ऐसे लीडर्स अपने कर्मचारियों को चुनौती देने और नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, एक टेक कंपनी जहां लीडरशिप ने एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, वह नए उत्पादों के विकास में तेजी से अग्रसर हुई और अपने कंपटीटर से एक कदम आगे रही। यह इस बात का प्रमाण है, जब एक लीडर अपने कर्मचारियों को स्वतंत्रता और समर्थन देता है, तो न केवल संगठन की वृद्धि होती, बल्कि यह एक सामूहिक सफलता का अनुभव बनाता है। अंत में चैप्टर 5 में ड्वेक यह स्पष्ट करती हैं कि माइंडसेट और लीडरशिप का संबंध एक मजबूत और सफल व्यवसाय की नींव है। फिक्स माइंडसेट से चलने वाले लीडर्स न केवल कर्मचारियों की क्षमताओं को सीमित करते हैं, बल्कि संगठन के विकास की संभावनाओं को भी रोकते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स एक सामूहिक, सीखने वाली और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली संस्कृति का निर्माण करते हैं। इस दृष्टिकोण से कोई भी व्यवसाय न केवल वित्तीय सफलता हासिल करता है, बल्कि एक सकारात्मक कार्य वातावरण भी बनाता है, जहां हर सदस्य को अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ाने का अवसर मिलता है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स माइंडसेट्स इन लव एंड फ्रेंडशिप। इस चैप्टर में लेखिका बताती हैं कि कैसे हमारे माइंडसेट हमारे संबंधों को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों का फिक्स माइंडसेट होता है, वे अपने रिश्तों में अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं
क्योंकि वे मानते हैं कि अगर उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ा तो यह उनके व्यक्तित्व का प्रतीक होगा। इस मानसिकता से वे अपने साथी या मित्र से परफेक्ट प्रेम या समझ की उम्मीद करते हैं, जो अक्सर असंभव साबित होता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो यह निराशा और संघर्ष का कारण बनता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को चुनौती दें और यह समझें कि रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते, बल्कि उन्हें विकसित होने का मौका देना चाहिए। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में विश्वास, संवाद और आपसी विकास को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि हर चुनौती एक अवसर है जिससे न केवल वे बल्कि उनके साथी भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि एक दोस्ती में जब दो लोग किसी मतभेद का सामना करते हैं तो वे इसे एक नए विचार या दृष्टिकोण के रूप में लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी दोस्ती में कोई गलत फहमी होती तो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति अपने दोस्त के साथ खुलकर बात करेगा, स्थिति सुधारने की कोशिश करेगा। इस तरीके की सोच न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बनाती है, बल्कि उन्हें और अधिक संवेदनशील और समझदार भी बनाती है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि माइंडसेट का हमारे रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम यह समझते हैं कि रिश्ते एक प्रक्रिया है, तो हम अधिक धैर्य और सहानुभूति दिखाते हैं। किसी रिश्ते में जब कठिनाइयां आती हैं, तो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे एक सीखने का अवसर मानता है। उदाहरण के लिए, अगर एक कपल में किसी मुद्दे पर बहस हो जाती, तो वे इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में देखते हैं जो उनके संबंध को और मजबूत कर सकती। जब वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करते हैं, इस तरीके के दृष्टिकोण से न केवल उनका संबंध गहरा होता है, बल्कि वे एक दूसरे के प्रति अधिक समर्पित और प्यार भरे हो जाते हैं। इसी प्रकार फ्रेंडशिप भी एक माइंडसेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपने दोस्तों के साथ खुले और ईमानदार होते हैं, तो यह हमारे रिश्तों को और अधिक समृद्ध बनाता है। यदि कोई मित्र हमें बताता है कि वह किसी समस्या का सामना कर रहा है, तो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति उसे सुनता है और समर्थन प्रदान करता है, बजाय इसके कि बजाय इसके कि वह अपनी परेशानी को नजरअंदाज करे। उदाहरण के लिए, जब किसी मित्र को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो सही मित्र वह होता है जो न केवल उसकी भावनाओं को समझता है, बल्कि उसे इस कठिन समय से बाहर निकलने के लिए प्रेरित भी करता है। इस प्रकार अच्छे मित्रता के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है, जो न केवल अपने दोस्त को सहारा दे, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करे। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे माइंडसेट हमारे रिश्तों को प्रभावित करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। जब हम सोचते हैं कि संबंधों में असफलताएं हमारे लिए विकास का अवसर है, तो हम एक बेहतर साथी, दोस्त और व्यक्ति बनते हैं। यह सोच हमें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने मन में एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें, जिससे न केवल हमारे रिश्ते मजबूत हों, बल्कि हम जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल और संतुष्ट हो सकें। इस प्रकार प्यार और दोस्ती के रिश्ते को गहराई और स्थिरता प्रदान करने के लिए हमें हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। चैप्टर 7। इस चैप्टर में लेखिका बताती हैं कि माता पिता, शिक्षक और कोच बच्चों में मानसिकता कैसे विकसित करते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को केवल उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सराहते हैं, तो यह एक स्थिर मानसिकता को बढ़ावा देता है, जिससे बच्चे सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही निर्धारित होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक माता पिता अपने बच्चों को समझ कहते हैं तुम कितने बुद्धिमान हो, तो बच्चा यह समझ जाता है कि उसके लिए केवल अपनी क्षमता पर निर्भर रहना महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत, जब माता पिता अपने बच्चे की मेहनत और सीखने की प्रक्रिया की सराहना करते हैं, जैसे तुमने कितना अच्छा प्रयास किया, तो यह विकासशील मानसिकता को प्रेरित करता है, जो बच्चों को अपने प्रयासों और सीखने पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रोत्साहित करता है। इस मानसिकता के विकास में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब शिक्षक छात्रों को उनके प्रयासों की सराहना करते हैं और उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो वे उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो कक्षा में कठिन प्रश्नों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है, उन्हें यह सिखाता है कि असफलता केवल सीखने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार एक शिक्षक का यह रवैया छात्रों में साहस और आत्मविश्वास का विकास करता है, जिससे वे कठिनाइयों को अवसरों में बदलने की क्षमता प्राप्त करते हैं। कोच की भूमिका भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, खासकर खेलों में। जब कोच खिलाड़ियों को उनकी मेहनत और सुधार के लिए सराहते हैं,
तो वे उन्हें यह समझाते हैं कि उत्कृष्टता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और प्रयास से भी संभव है। उदाहरण के लिए एक कोच जो अपने खिलाड़ियों को यह बताता है कि उसके सुधार का श्रेय उनके प्रयासों को है, न कि सिर्फ उनकी स्वाभाविक क्षमताओं को, उन्हें प्रेरित करता है कि वे कठिनाइयों से ना घबराएं और लगातार अपने खेल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। यह स्पष्ट है कि वे न केवल बच्चों के विकास में सहायक होते हैं, बल्कि उनके मानसिकता के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब हम अपने बच्चों को उनके प्रयासों की सराहना करने और सीखने की प्रक्रिया को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो हम उन्हें न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान कर रहे होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी भाषा और दृष्टिकोण का चयन सावधानी पूर्वक करें, ताकि हम बच्चों में विकासशील मानसिकता का निर्माण कर सकें, जिससे वे अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। अंत में ब्रेक हमें सिखाती है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करना पॉसिबल है। इसके लिए हमें अपनी थिंकिंग के बारे में अवेयर होना होगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और हमारी गलतियों से हमें सीखना होगा। यह एक जर्नी है जिसमें पैशंस और हार्डवर्क की जरूरत होती है। माइंडसेट बुक एक पावरफुल मैसेज देती है, हम अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं और सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन से मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं और लाइफ में अधिक फुलफिलमेंट पा सकते हैं। तो क्या आप ग्रो करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यस लिखकर टाइप करें। जो हम अपनी सोच और मानसिकता को बदलाव का निर्णय लेते हैं, तो यह हमारे जीवन में एक नई दिशा खोलता है। तो एक हमें सिखाती है कि फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में संक्रमण करना संभव है, यानी शिफ्ट होना संभव है। और यह सिर्फ एक सोचने का तरीका नहीं, बल्कि एक जर्नी है। इस यात्रा की शुरुआत अपनी सोच के प्रति जागरूकता से होती है। जब हम अपने विचारों को गहराई में जीते हैं, तो हम उन सीमाओं को पहचान सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम हमेशा खुद को यह कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो हम खुद को उस स्थिति में सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब हम इस सोच को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि मैं इसे सीख सकता हूँ, तो हम अपने भीतर एक नई संभावना की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू है चुनौतियों को स्वीकार करना। अक्सर हम कठिनाइयों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक हमें सिखाती है कि इन्हें गले लगाना ही असली सफलता की कुंजी है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम अपने कौशल को न केवल परखते हैं, बल्कि उन्हें विकसित भी करते हैं। जैसे कि एक खिलाड़ी जब एक कठिन मैच में खुद को साबित करता है, तो वह न केवल जीतता है, बल्कि अपने अनुभव से और मजबूत भी बनता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं और एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी गलतियों से सीखना। अक्सर हम अपने द्वारा की गई गलतियों को अपने ऊपर एक बोझ की तरह से महसूस करते हैं, लेकिन ब्रेक के अनुसार ये गलतियां हमें आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। इसी प्रकार जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम अपने विकास के नए द्वार खोलते हैं। माइंडसेट को बदलना एक लंबी और धैर्यपूर्ण यात्रा है, जिसमें मेहनत की आवश्यकता होती है। क्या एक ऐसा रास्ता है जहां हमें अपनी सोच को लगातार चुनौती देनी होती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना होता है। ड्वेक की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि यह परिवर्तन आसान नहीं, लेकिन यदि हम इसे स्वीकार करते हैं और इस पर काम करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर विकसित करती है, बल्कि हमें सामूहिक रूप से भी एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।